नमस्कार, अमर उजाला बोनस में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकधर और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट। परिवार एक नए मुकाम पर पहुंच गया। कौन सा परिवार? बोनस का परिवार। अब हम 15 लाख का परिवार हो गए। जी हां, अमर उजाला बोनस का चैनल अब अपने 1.5 मिलियन के यानी कि 15 लाख सब्सक्राइबर के पड़ाव को पार कर चुका है। इस आशीर्वाद के लिए, इस सहयोग के लिए, स्तंभ की तरह खड़े रहने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ये साथ वो ऊर्जा है, वो विश्वास है जिससे हम हर रोज नए प्रयोग, नए कार्यक्रम, नई पहल कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में बोनस पॉइंट में द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आपकी कोई प्रतिक्रिया सर इस नए पड़ाव पर, इस अहम पड़ाव पर पहुंचने पर? बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। ये आप सबका स्नेह और आशीर्वाद है कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आप सबकी प्रतिक्रियाएं, आप सबके सुझाव हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, हमारा सबसे बड़ा संबल है। इसलिए लगातार प्रतिक्रिया देते रहिए, हमें सिखाते रहिए, सुधारते रहिए, हम और बेहतर करते जाएं। चलिए, और बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं आज की वो तमाम बड़ी खबरें जिनका विश्लेषण अंशुमान जी करेंगे ऑन द शो में। पहली खबर खाद्य तेल से जुड़ी। पश्चिम एशिया संकट की वजह से महंगा हो रहा है खाद्य तेल। इंपोर्ट महंगा हुआ तो घर में पैदा होने वाले खाद्य तेल की खपत बढ़ गई। क्या है पूरी कहानी, इसको समझेंगे। इससे पहले एक और खबर जो आपकी स्क्रीन पर है वो है राज्यों के इंसेंटिव से जुड़ी। जी हां, जो राज्य बेहतर प्रदर्शन करेंगे, कर्ज पर निर्भरता कम करेंगे, उनको केंद्र सरकार से इंसेंटिव दिया जाएगा। कितना इंसेंटिव दिया जाएगा, किन राज्यों को दिया जाएगा, इसको समझेंगे, इसको जानेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ जो होगी, मैंने आपको बताया गोल्ड ईटीएफ से जुड़ी, जहां पर हम गोल्ड ईटीएफ की खरीदारी की बात करेंगे। आपको याद दिला दें, कल भी हमने आपको बताया था कि सेंट्रल बैंक नेट बिकवाल बने थे, लेकिन अप्रैल में गोल्ड ईटीएफ नेट खरीदार बने हैं। और थोड़ी मोड़ी खरीद नहीं, 45 टन गोल्ड खरीदा है गोल्ड ईटीएफ ने। तो ये बताता है कि निवेशकों का रुझान इस कीमत पर भी अभी सोने के साथ बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद अगली खबर का रुख करेंगे जो है ट्रंप के टैरिफ से जुड़ी। ट्रंप के टैरिफ रद्द। नए 10% टैरिफ को भी अमेरिकी ट्रेड कोर्ट ने गैरकानूनी बताकर रद्द कर दिया। फिर किस काम के रह गए टैरिफ इतनी उथल पुथल के बाद, और आप लौट आए वहीं पर कि टैरिफ तो वैध नहीं है। होर्मुज नहीं छोड़ेगा ईरान, ये खबर होर्मुज के मोर्चे से आ रही है। प्रबंधन करने के लिए नई एजेंसी बना दी है, नई व्यवस्था लागू करने की कोशिश है। हो पाएगा लागू, इसको जानेंगे, समझेंगे। और क्रूड ऑयल में एक बार फिर इनसाइडर ट्रेडिंग की चर्चा। जी हां, डील की खबर आने से पहले ही $920 मिलियन की शॉर्ट पोजीशन बाजार में खड़ी कर दी गई। क्या खेल है ये? देखिए, तमाम वो निवेशक, तमाम वो इन्वेस्टर, ट्रेडर जो अपनी छोटी पूंजी के साथ कमोडिटी बाजार में ट्रेड करने उतरते हैं, क्या उनको पता है कि पर्दे के पीछे इतना बड़ा खेल चल रहा है, जहां देशों के, युद्धों के, डील्स की जो खबरें हैं वो इनसाइडर बन के बाजार में तैरती हैं और उसकी हवा में कह लीजिए, उसके भाव में कह लीजिए, सौदे बना लिए जाते हैं। उस समय तो जब भगदड़ मचती है तो निश्चित तौर पर जो रिटेल इन्वेस्टर है वो कहीं का नहीं रहता, उसके हाथ में आता है सिर्फ नुकसान। तो चलिए इस पर भी चर्चा करेंगे, इनसाइडर ट्रेडिंग पर। लेकिन पहली खबर खाद्य तेल से जुड़ी। पश्चिम एशिया संकट की वजह से इंपोर्टेड खाद्य तेल महंगा हो गया है। इस वजह से घरेलू स्तर पर पैदा होने वाले सरसों के तेल की खपत बढ़ गई है। देश में अधिकतर पाम, सोया और सूरजमुखी का तेल इंपोर्ट होता है। महीने भर पहले की तुलना अगर आप करें तो पाम और सोया तेल का भाव करीब 1% बढ़ा है। सामान्य तौर पर पाम और सोया तेल की तुलना में सरसों का तेल महंगा होता है, लेकिन इन दिनों तेल की जो कीमत है, इनके बीच का जो अंतर है वो घटा है। इस वजह से ग्राहक सरसों के तेल का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। सर, खाद्य तेलों की कीमतों का अगर आप आगे का आउटलुक बता सकें तो आपको कैसा लग रहा है? देखिए, अभी भी शुभम, जिस बात को हम लगातार चर्चा में कह रहे थे कि भारत पाम का सबसे बड़ा आयातक है। 57% एडिबल ऑयल इंडिया अपनी जरूरत का इंपोर्ट करता है, जिसमें पाम, सोयाबीन और सनफ्लावर
तीनों शामिल हैं। और जिन देशों में भी से भी पाम का इंपोर्ट किया जाता है पूर्वी एशिया के, वहाँ बायोडीजल में इसकी खपत बढ़ रही है। और इस वजह से भारत के लिए एडिबल ऑयल की महंगाई नए सिरे से खड़ी हुई है। अगर आप इन्फ्लेशन के खुदरा महंगाई के आंकड़े को थोड़ा स्लाइस करके भीतर उतर कर देखें तो आपको ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन तो 3.5% के आसपास दिखाई देगी, फरवरी का आंकड़ा जो हमारे सामने था। लेकिन खाद्य तेल की इन्फ्लेशन 7% से ऊपर निकल चुकी है, और यह स्थिति तब है जबकि खरीफ की क्रॉप काफी अच्छी थी। तो अब सीधे तौर पर जो सबसे बड़ी चुनौती है वो खाद्य तेल की महंगाई को संभालने की है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आने वाला तेल या आयातित तेल तो महंगा हो ही गया है, और घरेलू स्तर पर आपूर्ति सीमित है। 40 से 45% के आसपास का कंजम्पशन घरेलू उत्पादन से पूरा हो पाता है। तो अगर इस बार एल नीनो का असर गहरा होता है, जिसकी संभावना बनती दिखाई दे रही है, तो फिर त्योहारों तक, यानी इस साल के जो प्रमुख त्योहार हैं दिवाली के आसपास सितंबर अक्टूबर के पास, खाद्य तेल की महंगाई में बड़ी बढ़त दिखाई दे सकती है। जो राज्य अपना वित्तीय प्रबंधन बेहतर कर रहे हैं उन्हें केंद्र की तरफ से प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रोत्साहन के तौर पर वित्त वर्ष 26-27 में 3,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद राज्यों तक पहुंचेगी। इस पैसे का इस्तेमाल राज्य अपने यहाँ विकास कार्यों पर कर सकेंगे। जो राज्य कर्ज पर निर्भरता घटाएंगे और वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करेंगे उन्हें यह मदद मिलेगी। इस बीच एनएसओ ने राज्य की जीडीपी को मापने के लिए आधार वर्ष में बदलाव किया है। नया आधार वर्ष 2022-23 होगा। अभी तक 11-12 को आधार वर्ष के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। एक बदलाव यह भी है कि अब पूरे देश में सारे राज्यों को और उसके नीचे की भी यूनिट को की जीडीपी नापने का जो तरीका है, जो फॉर्मूला है, उसको एक सा कर दिया जाएगा, यूनिवर्सल कर दिया जाएगा पूरे देश में। सर, पहला सवाल तो ये आधार वर्ष को लेकर है कि आधार वर्ष बदलने से राज्यों की जीडीपी में क्या बदलाव आएगा? बेहद दिलचस्प बदलाव है, इन आंकड़ों को करीब से समझना जरूरी है। 2011-12 की जगह 2022-23 का बेस ईयर होगा, जो कि नेशनल जीडीपी के मामले में पहले से लागू हो रहा था, जो इस साल से लागू किया गया था। अब ये स्टेट जीडीपी के मामले में भी लागू होगा। और ये जो रिवाइज्ड मेथोडोलॉजी है, जिसमें कि एसयूटी का फ्रेमवर्क है, डबल डिफ्लेशन आ रही है और ज्यादा डिफ्लेटर्स को ठीक किया जा रहा है, इसका सीधा और तत्काल फायदा कहां होगा, और जहां जहां आपको आने वाले दिनों में इस तस्वीर पर प्रतिक्रिया दिखाई देगी ग्लोबल एजेंसियों की, वो ये है कि इस आधार वर्ष को बदलने से जो नॉमिनल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी का मतलब है कि जो रियल जीडीपी जो कि स्थायी मूल्यों पर होता और उसमें आप महंगाई को जोड़ लें, नॉमिनल जीडीपी में नई सीरीज में 3 से 4% की कमी आएगी। तो मैकेनिकली जो काम केंद्र सरकार ने इस साल के बजट में अपने घाटे के लिए किया था कि जीडीपी का डिफ्लेटर बदल दिया था और उस वजह से राजकोषीय घाटा कम दिखने लगा था, लगभग वही काम अब राज्यों के साथ भी होगा। राज्यों का फिस्कल डेफिसिट और डेट टू जीडीपी रेशियो, यानी जीडीपी के अनुपात में जो कर्ज का अनुपात है, ये एक कृत्रिम तौर पर, आर्टिफिशियल तौर पर कम दिखाई देने लगेगा, क्योंकि जो जीएसडीपी का नंबर है, जो नॉमिनल जीडीपी के नंबर है, उसमें बदलाव होगा। तो बेस ईयर का अपडेट, इसके अलावा तकनीकी तौर पर बेस ईयर का अपडेट होता है, क्योंकि आपको नए आंकड़े लेने होते हैं, नए तरीके के पैमाने लेने होते हैं, लेकिन तात्कालिक तौर पर घाटे की संख्या को और घाटे का जो रेशियो है, प्रतिशत है, अनुपात है, उसे कम दिखाने में मदद मिलेगी। केंद्र को तो अपने बजट में मिली गई है, राज्य सरकारों को भी मिलेगी। सर, एक सवाल और था कि राज्यों के लिए जो इंसेंटिव योजना है, ये योजना क्या है, इस पर अगर थोड़ा सा प्रकाश डाल सकें। नीति आयोग एक फिस्कल हेल्थ इंडेक्स बनाता है, शुभम, जो राज्य सरकारों की फिस्कल हेल्थ की गणना करती है और उसके आधार पर उन्हें केंद्रीय सहायता में प्रोत्साहन दिए जाते हैं। क्योंकि वित्त आयोग की सिफारिशें केंद्र सरकार के पास विचार के लिए और उन्हें इस साल से लागू किया जाना है, तो इससे पहले नीति आयोग ने राज्यों के जो वित्तीय कामकाज हैं उनके लिए एक नए तरीके की व्यवस्था लागू करने की बात की, और जिसमें कहा है कि आप अपने जीएसटी के बेस को ब्रॉडन करें। अब ये बड़ी चर्चा का विषय है कि अब इस समय जीएसटी का बेस ब्रॉडन करने की बात या उसको बड़ा करने की बात केंद्र सरकार क्यों कह रही है, क्योंकि जीएसटी में गिरावट शुरू हो गई है, राज्य सरकारों के पास सीमित संसाधन हैं। दूसरा, राज्यों से कहा गया है कि अपने टैक्स लगाने की क्षमताएं बढ़ाएं। कहां से वो टैक्स लगाएंगे, क्योंकि अधिकांश टैक्स तो उन्होंने जीएसटी के दायरे में डाल दिए हैं, और इसके अलावा पॉलिसी के लेवल के ऊपर और अन्य बदलाव किए जाए। तो चूंकि फिस्कल डिसिप्लिन को केंद्रीय वित्त आयोग ने एक बुनियादी फैक्टर के तौर पर शामिल किया है, जो केंद्र से राज्यों को पैसे जाने का फार्मूला है
जिसको हम अंग्रेजी में डिवॉल्यूशन फार्मूला कहते हैं, उसमें फिस्कल बैलेंस और फिस्कल डिसिप्लिन एक महत्वपूर्ण पैमाना है। तो जो नीति आयोग का फिस्कल हेल्थ इंडेक्स है, वो अब ऐसे कुछ इंसेंटिव लेकर आ रहा है कि जो राज्य सरकारें अपने फिस्कल प्रूडेंस को अच्छा करेंगी, जिनके पास गैर जीएसटी राजस्व अच्छा होगा, जो अपने स्तर पर टैक्स का संग्रह बेहतर करेंगी, उन्हें वित्त आयोग के माध्यम से थोड़ी अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जिनकी अच्छी रैंकिंग होगी। अब ये सहायता कैसे मिलेगी? ये सहायता वित्त आयोग तय करेगा कि उसे किस मद में, किस हिस्से में अनुदान के तौर पर या किसी और स्तर पर सहायता दी जाए। तो इस साल जो केंद्र और राज्य के वित्तीय रिश्तों के बीच में ये महत्वपूर्ण फैक्टर जरूर आएगा, जिसमें ये जो नया फार्मूला आ रहा है, जिसमें कि राज्यों की वित्तीय सेहत की एक पैमाइश का तौर तरीका बदला जाएगा। सरकारी गोदामों में गेहूं और चावल का स्टॉक भरने की लागत में बढ़ोतरी हुई और न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ा। इस वजह से इस साल सरकार का फूड सब्सिडी बिल बढ़ सकता है। 26-27 के लिए कितना रखा था? 2,27,000 करोड़ का अनुमान रखा था सरकार ने कि इतना हम फूड सब्सिडी बिल रखेंगे, लेकिन लागत बढ़ने की वजह से इसमें 20,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त हो सकते हैं। सर, कहां से बढ़ रहा है ये दबाव? वीट और राइस दोनों का दबाव है शुभम, इसमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्टॉक्स तो पहले ही एफसीआई में 604 लाख टन के आसपास हैं। जो 1 अप्रैल का आंकड़ा मुझे अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो बफर नॉर्म का करीब करीब 3 गुने के आसपास दिखाई दे रहा है। राइस का स्टॉक ही अकेले 386 लाख टन के आसपास, 136 लाख टन का नॉर्म है। तो सब्सिडी का बोझ तो भारी पहले से ही मौजूद है और इतना बड़ा भंडार बफर से ऊपर बना हुआ है। और अब नई रबी की प्रोक्योरमेंट शुरू हो रही है, हालांकि थोड़ी प्रोक्योरमेंट धीमी है, ठंडी है। एक तरह से किसानों के नजरिए से देखें तो ये नुकसानदेह है, पर सब्सिडी की दृष्टि से ये अच्छा है कि सरकार के पास बड़ा स्टॉक है। लेकिन फिलहाल उस बड़े स्टॉक को, जो कि 604 लाख टन के आसपास का स्टॉक है, जो कैरिंग स्टॉक चल रहा है, उसके ऊपर नई जो खरीद होगी उसके बाद एफसीआई के लिए इस साल और सरकार के लिए इस साल फूड सब्सिडी के बिल में बड़ी बढ़ोतरी की तैयारी दिख रही है इन आंकड़ों में। क्योंकि एफसीआई की जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो 2026 में करीब करीब 41 रुपए 70 पैसे, 42 रुपए के आसपास गेहूं के लिए है और वीट के लिए करीब करीब 30 रुपए पर केजी के आसपास है। तो ये जो इकोनॉमिक कास्ट है ये इस साल के सब्सिडी बिल को बढ़ाएगी। तो सब्सिडी का आंकड़ा जो दिखाई दे रहा है वो इस साल वैसे तो बजट में 2.3 लाख करोड़ रुपए के आसपास था, लेकिन 10 से 15% की बढ़ोतरी इसमें स्पष्ट रूप से दिखेगी। तो दोनों सब्सिडी के मत, फर्टिलाइजर के बारे में हम इससे पहले बात कर चुके हैं, उसमें भी बड़ी बढ़ोतरी दिख रही है और फूड सब्सिडी में भी दिख रही है। तो साल की शुरुआत होते ही पहली तिमाही में ही बजट के सारे आंकड़े उथल पुथल हो गए हैं, सर के बल खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कच्चे तेल पर बात करते हैं। कच्चा तेल एक बार फिर $100 के नीचे फिसल गया। कच्चे तेल में अभी दबाव देखने को मिल रहा है। आज सुबह के कारोबार में ब्रेंट क्रूड का भाव $100 के ऊपर था, तो ये लुक्का छुपी अभी $100 के करीब चल रही है। बुधवार को अमेरिका और ईरान के बीच डील से जुड़ी खबरों के बाद कीमतों में गिरावट आई, फिर भाव तेज हुआ और फिर वापसी लौट आई। सर, कच्चे तेल में ये जो उठापटक है, ये कहिए कि जो लुक्का छुपी का खेल है, कभी तेजी कभी नरमी, कब तक बनी रहेगी? देखिए, हम इसको बार बार शुभम अपने कार्यक्रमों में बता भी रहे हैं बोनस पॉइंट में कि जो कच्चे तेल की कीमतों में भी ताजा उतार चढ़ाव आपको दिख रहा है वो अमेरिका और ईरान के बीच वार्ताओं से प्रभावित है। वार्ताएं टूटती हैं, होर्मुज में कुछ थोड़ी बहुत आतिशबाजी होती है तो कच्चा तेल ऊपर चढ़ जाता है, फिर उसके बाद वो नीचे आता है। लेकिन जो व्यवहारिक रूप से डिमांड और सप्लाई का मिसमैच है उसे समझना जरूरी है। और अब ये सब लोग मान रहे हैं, हम आपको पहले भी बताते रहे कि कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक 90 से $100 के आसपास रह सकती। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि करीब करीब 15 मिलियन बैरल पर डे का क्रूड प्रोडक्शन लॉस स्पष्ट रूप से हुआ है इस जंग के दौरान, और वो लॉस लगातार है। अगर आप देखें फरवरी के अंत से, जब में इससे युद्ध शुरू हुआ, मार्च से अप्रैल तक, और आज हम मई में आ गए हैं, तो 2 महीने से करीब 15 मिलियन बैरल पर डे का लॉस कंसिस्टेंटली दिखाई दे रहा है। और 4 मिलियन बैरल पर डे के रिफाइंड प्रोडक्ट फंसे पड़े हैं गल्फ के क्षेत्र में 2 महीने से। ऐसा हाल फिलहाल के दशकों में, हाल फिलहाल के पिछले 50 सालों में नहीं हुआ जब इतने समय तक रिफाइंड प्रोडक्ट 2 महीने तक फंसे हुए हों गल्फ के हिस्सों में। इसमें एक बड़ा हिस्सा फारस की खाड़ी में होर्मुज के उस पार फंसा हुआ है। ये जो हिस्सा है ये टोटल दुनिया की सप्लाई के, दुनिया की जो खपत है, जो डेली खपत है, उसका 20% है।
और इसलिए कच्चे तेल में सौदे करने वाले, डील करने वाले, निवेश करने वालों को यह ध्यान रखना चाहिए कि ये कच्चे तेल की तेजी, ये जो 20% की डेली कंजम्पशन का लॉस है, इसकी रिकवरी होते होते कितना लंबा समय लगेगा। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने शुरुआत में ही, जंग शुरू होते समय कहा था कि दुनिया में ये ग्लोबल ऑयल मार्केट में सबसे बड़ा सप्लाई डिसरप्शन है। लोगों ने उसे एक तकनीकी बात के तौर पर या एक बड़ी घोषणा के तौर पर मान लिया, पर जो आंकड़े मैंने आपको बताया वो आंकड़े बता रहे हैं कि सप्लाई डिसरप्शन कितना बड़ा है। दुनिया भर की सप्लाई करीब करीब 8 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से कम हो गई है। इस सप्लाई को ऊपर आने में, वापस आने में हर हाल में, शुभम, आज अगर जंग बंद हो जाए, आज समझौता हो जाए और इसके बाद दोबारा जंग ना हो, तब भी किसी भी स्थिति में अगस्त से सितंबर तक स्थितियां सामान्य नहीं होंगी क्रूड की सप्लाई की और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी सप्लाई की। और इसलिए सारे लोग ये मान रहे हैं कि क्रूड की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहेंगी। सर, एक इसमें छोटा सा सवाल ये था कि क्रूड की कीमतें ऊंची रहेंगी, ये समझ आया, सबने अपने अनुमान रिवाइज किए, ये बात भी सही है। ऊंचा सर, एक ऊंचाई थी जहां बात हो रही थी $150 की, उसके बाद एक ऊंचाई थी जहां बात होने लगी $120 की, फिर ये हुआ कि अब 100 और इसके आसपास। आपको क्या लगता है कि वो जो ऊंचाई थी 120-150 वाली, वहां हम दोबारा पहुंचते दिख रहे हैं, या आपको लगता है नहीं 100 और उसके आसपास ही अब हम बने रहेंगे? देखिए, 3 या 4 अलग अलग लेवल हैं क्रूड में, जिन्हें समझना क्रूड के ट्रेडर्स के लिए जरूरी है। एक पुराना लेवल है जब बाजार में सब कुछ सामान्य सप्लाई थी जंग शुरू होने से पहले, वो बेस केस था $60 के आसपास का, $60 से $75 के आसपास का बेस केस था। थोड़ा बहुत डिस्ट्रप्शन बाजार में होता था तो ऊपर नीचे जाते थे। एक ऊपर का केस है जो $130 पर बैरल का है, जो एसएनपी ने इस साल के डिस्ट्रप्शन के आधार पर दिया था। तीसरा जो लेवल है बीच का, वो $100 के आसपास का है, $100 प्रति बैरल के आसपास का। तो अगर आप पूरे जनवरी से लेकर और मई में, आज जहां हम बात कर रहे हैं 8 मई तो देखें, तो ये जो $100 वाला बेस केस है, एवरेज प्राइस इसके आसपास रहा है। अगर कल जंग खत्म होती है और उसके बाद सप्लाई शुरू होती है, तो एक तीसरा बेस केस बनेगा, वो 85 से 100 के बीच में होगा। 85 से नीचे, $85 पर बैरल से नीचे कच्चे तेल की आपूर्ति में की कीमतें नीचे जाने की संभावना फिलहाल अभी कोई एजेंसी या कोई ग्लोबल जो आकलन करने वाले लोग हैं वो नहीं कर रहे हैं। एसएनपी ने तो 130 का पर बैरल का टारगेट दिया था, $130 पर बैरल का 2026 के लिए, और $100 पर बैरल का टारगेट दिया था 2027 के लिए। तो आप ये मान के चलें कि अगर यही परिस्थिति रहती है और लंबे समय तक होर्मुज में खींचतान चलती रहती है, तो $100 का एवरेज पकड़कर चलिए। किसी एक गिवन डे में कोई बड़ा घटनाक्रम हो जाए तो तेल बढ़कर 130, 140, 126 जा सकता है, और वो गया भी है। इसमें एक चीज और ध्यान रखने की जरूरत है कि जो स्ट्रक्चरल रिस्क प्रीमियम होता है क्रूड को कैरी करने के लिए या प्रोडक्ट को कैरी करने के लिए, वो एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो जब तक बिल्कुल चीजें शांत नहीं हो जाएंगी, सामान्य नहीं हो जाएंगी, चीजें नहीं आएंगी, तब तक वो रिस्क प्रीमियम विड्रा नहीं होगा। अब आपके ऊपर है कि आप बेस केस 85 मानते हैं या 100। रोज कीमतें इतनी तेजी से क्रूड की बदल रही हैं कि अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले एक महीने के दौरान क्रूड इसी 90 से 100, 110 के बीच में एवरेज इसी में ऑसिलेट करता है। ठीक है, 60, 75, 85, 90, 100, 120, 130, ये क्रूड यहां से यहां तक की रेंज है। डिपेंड ये करता है कि अब जो अनुमान कंपनियां बना रही हैं, कल गोदरेज कंज्यूमर का मैं एनालिस्ट कॉल पढ़ रहा था, और एक किसी और कंपनी का आई थी, वो भी, हाँ, बजाज ऑटो का, उनका भी था कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो अब कितने पर क्रूड को एवरेज कर रही हैं, और आरबीआई की जब रिपोर्ट आती तो वहां वो लोग क्रूड कितने पे एवरेज कर रहे हैं, ये हमको देखना होगा। ट्रेडिंग का भाव एक भाव है। इस बीच अपडेट ये भी है कि भारत की क्रूड ऑयल बास्केट में बुधवार को भाव $108 प्रति बैरल दर्ज किया गया। मार्च में लंबे समय के बाद गोल्ड में बिकवाल रहने के बाद अप्रैल में वैश्विक गोल्ड ईटीएफ एक बार फिर से गोल्ड के खरीदार बन गए। अप्रैल में दुनिया भर के गोल्ड ईटीएफ को नेट गोल्ड खरीदार बनकर 45 टन की खरीदारी करी है। कुल गोल्ड होल्डिंग कितनी हो गई? 4137 टन। गोल्ड ईटीएफ की होल्डिंग बढ़ना बताता है कि रिटेल निवेशक अभी भी अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड का निवेश बढ़ा रहे हैं और उसके लिए ईटीएफ को चुन रहे हैं। सर, गोल्ड में अस्थिरता बढ़ने के बाद भी ईटीएफ में खरीदारी बढ़ रही है, ऐसा क्यों?
गोल्ड निचले लेवल के ऊपर आया। देखिए, दो तीन बड़े फैक्टर हैं, और भी कई महत्वपूर्ण कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर हैं जिन पर शायद हम किसी समय अर्थ में विस्तार से बात करेंगे। गोल्ड में दरअसल पिछले 3 महीने 4 महीने में स्ट्रक्चरल लेवल पे क्या हुआ, पर तात्कालिक तौर पर दो चीजें समझना जरूरी है। कच्चे तेल की कीमतें $100 के आसपास रहने की संभावना है, सारे दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाओं में दिख रही है, और सब जगह रिजर्व्स डाउन है, तो रिजर्व्स भरने के लिए खरीद दिखाई देगी। तो एक इन्फ्लेशन का इमीडिएट शॉक बाजार को दिखाई दे रहा है। वो किस अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा होगा, ये अलग अलग लेवल पर निर्भर होगा। तो एक तो इन हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन वाली जो थ्योरी गोल्ड के साथ चलती, वो अभी भी मजबूत बनती दिखाई दे रही है। दूसरा, बाजार ये मान रहा है कि जैसे ही जंग से बाहर चीजें निकलेंगी, करेंसीज का डिबेसमेंट शुरू होगा, डॉलर में कमजोरी आएगी। डॉलर इतनी परिस्थिति के बाद भी 98 के डॉलर इंडेक्स 98-99 के बीच बना हुआ है। तो वो एक महत्वपूर्ण चीज बनी हुई है। दो ऐसे फैक्टर हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो गोल्ड ने डाइवर्सिफिकेशन का रिस्क के डाइवर्सिफिकेशन का विकल्प पिछले 2 साल में 3 में दिया है अपनी तेजी के दौरान, उसमें ईटीएफ निवेशक ये मान रहे हैं कि 5 से 15% तक का अगर निवेश गोल्ड में रखा जा सकता है, तो जो बाकी रिस्की एसेट्स हैं, अगर आप मान लीजिए बिटकॉइन में या क्रिप्टो में भी पैसा लगाते हैं, तो बाकी जो रिस्की एसेट्स हैं उनको उनसे हेज किया जा सकता है। तो गोल्ड की कीमतें $4600-4700 के आसपास मूव कर रही हैं। स्ट्रक्चरल डिमांड के जो सोर्स हैं वो बाजार में अभी भी इंटैक्ट बने हुए हैं, और इसीलिए हमने वापस देखा कि बाजारों में ईटीएफ में वापस दोबारा खरीद लौटती दिखाई दे रही है। और जैसा कल भी हमने आपको बताया था कि दुनिया के बैंक्स भी, बड़े बैंकों ने भी पैरेलली अपनी खरीद जारी रखी है। तो ईटीएफ अभी आकर्षण अपना बनाए हुए हैं, बल्कि आकर्षण नए सिरे से वापस लौट रहा है। नए सिरे से वापस लौट रहा है। एक लेवल आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 4880 का इंटरनेशनल मार्केट में इसकी बड़ी चर्चा है। इसके ऊपर अगर गोल्ड निकला तो शायद आपको वो जो जनवरी में भाव थे $5300 $5400, उसकी बातें फिर से होती दिखें। लेकिन उससे पहले अभी गोल्ड में किसी बड़ी रैली की संभावना कम से कम टेक्निकल चार्ट्स पर गोल्ड को देखने वाले नहीं बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर नए सिरे से जो 10% टैरिफ लगाए थे, उन्हें भी अमेरिका की ट्रेड कोर्ट ने रद्द कर दिया। कोर्ट ने टैरिफ को गैरकानूनी बताया। इससे पहले भी ट्रंप ने पिछले साल की शुरुआत में जो टैरिफ लगाए थे, उन्हें अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। ताजा फैसले को ट्रंप की ट्रेड नीति के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सर, क्या असर होगा फैसले का? पहले लगाए वो रद्द, उसके बाद कहा कि हम दोबारा लगाएंगे वो रद्द। क्या लग रहा है आपको, ये जो पूरी कोशिश थी, ये जो पूरा प्रयास था, वो एक तरीके से धराशाही हो गया? हाँ, देखिए, अगर सैद्धांतिक रूप से देखें या राजनीतिक में नैतिकता की दृष्टि से देखें, तो डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ का जो पूरा प्लान था वो अदालती तौर पर तो हार गया। सुप्रीम कोर्ट से भी हारा, लोअर कोर्ट से भी हारा, और ये ट्रेड कोर्ट में अमेरिका के छोटे उद्योग गए थे, जिन्होंने कहा था कि 10% का टैरिफ भी बर्दाश्त करने की उनकी क्षमता नहीं है, क्योंकि उनके पास उनके कच्चे माल की लागत तेजी से बढ़ जाएगी। तो जितने भी स्मॉल इंपोर्ट डिपेंडेंट बिजनेसेस थे, जो तमाम कच्चे माल का और उपकरणों का आयात करते हैं, उन्होंने इस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के पास अपनी अपील की थी। तो कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की अपील के बाद ट्रेड की साइड से भी टैरिफ का पूरा ढांचा नकार दिया गया है। अब आप कहेंगे कि इसका तत्काल इसमें, हाँ, इस फैसले में एक चीज बताना जरूरी है कि एक जज ने इस पे डिसेंट किया था। उनका कहना था कि ये जो बेंच थी, उस बेंच में 2 जजों का फैसला इसके अगेंस्ट था टैरिफ के। एक जज ने कहा कि नहीं, ये उचित नहीं है। लेकिन इससे क्या होगा, तत्काल कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा शुभम, क्योंकि ये रूलिंग जो है वो ऑटोमेटिकली 10% टैरिफ को खत्म नहीं कर देती है। और जो करंट जिन लोगों ने याचिका की थी, वो लोग अब आगे जाएंगे। इसके बाद सरकार शायद अगली अदालत में अपील करेगी, खासतौर से ऊपर की अदालतों में लेकर जाएगी और इसे रोकने की कोशिश करेगी। तो लेकिन नैतिक रूप से अगर पूरी दुनिया के ट्रेड पार्टनर्स के नजरिए से देखें, जो अमेरिका के साथ डील कर रहे हैं या डील में जा रहे हैं, उनके लिए ये एक और संकेत है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ उनके अपने देश में ही संवैधानिक बुनियाद पर नहीं खड़े हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा संकेत पकड़ा जाएगा बीजिंग में, जहां डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते पहुंचने वाले हैं, और वहां एक नए ट्रेड वार की शुरुआत नया ट्रेड वार अभी शुरू हुआ है, लेकिन उसे बंद करने की और संधि करने की बातचीत की जा रही है। इस फैसले के बाद जो बार्गेनिंग पावर है चाइना की, बीजिंग की, वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब वहां जाकर बात करेंगे तो ये सुर्खियां उनके सामने होंगी कि अमेरिका की अपनी ही अदालतें डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को असंवैधानिक मान रही है।
अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता का कोई फैसला नहीं होने से दोनों के बीच टकराव बढ़ने लगा है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका ने उसके ऑयल टैंकर पर हमला किया है। यह हमला यूएई के फुजैरा पोर्ट के पास हुआ है। दूसरी तरफ इजराइल ने भी हिजबुल्लाह के बड़े नेता के बेटे को मार दिया है। दोनों पक्षों के बीच इस टकराव के बाद भी सीज फायर अभी नहीं तोड़ा गया है। सर, ताजा टकराव का अपडेट क्या है? क्या हुआ वहां, कब हुआ? बड़ा सरप्राइज हुआ पिछले 24 घंटे में। कल भारतीय समय के अनुसार रात में करीब 1-2 बजे के आसपास अमेरिका के एक डिस्ट्रॉयर शिप पर हमला हुआ। क्लेम ये किया गया कि ईरान ने अपने मिसाइल से उस पर हमला किया है। अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि कुछ जो ईरान के आइलैंड हैं उनके ऊपर अमेरिका ने बॉम्बिंग की। रात में ऐसा लग रहा था कि जंग वापस लौट आई है। और अगर आप रात में, कल रात के समय 1 बजे से लेकर और सुबह 4 बजे तक की गतिविधियां देखें ग्लोबल मीडिया में और सब जगह, तो ये माना जा रहा था कि जंग बड़े पैमाने पर शुरू होगी। पर बेहद सरप्राइजिंग ये था कि डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह कहा कि नहीं, ये टकराव नहीं ठीक है, सीज फायर अभी भी होल्ड कर रहा है। और वही वजह थी कि सीज फायर होल्ड करने की खबर से कच्चे तेल की कीमतों में हमें उतार चढ़ाव दिखाई दिया। तो इस अभी सीज फायर खत्म नहीं हुआ है, कागज पर ये बना हुआ है। हालांकि दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ थोड़ा बहुत हमला, थोड़े बहुत आतिशबाजी जरूर वहां पर कर रहे हैं। जो रीजनल मीडिएटर हैं पाकिस्तान और ओमान, वो जो इस सीज फायर है इसे मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो नेगोशिएशंस और डिप्लोमेटिक कोशिशें हैं वो धीमे धीमे आगे बढ़ रही हैं, काफी करीब हैं। लेकिन अभी भी जो मैं शुरुआत से कह रहा हूं इस कार्यक्रम में कि अमेरिका और ईरान के बीच बहुत जबरदस्त ट्रस्ट डेफिसिट है। और ईरान अपनी इस पूरी जंग में अपनी जो स्थिति, मजबूत स्थिति है, उसका पूरा फायदा ले रहा है, उसको पूरा लेवरेज लेने की कोशिश कर रहा है। और अमेरिका के लिए बर्दाश्त कर पाना मुश्किल है कि ईरान सारी शर्तें खुद रखने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। तो अगर ट्रंप की स्थिति कमजोर है तो निश्चित तौर पर अगर शर्तें भी होंगी तो वो इंक्लाइंड दिखेंगी शायद ईरान की तरफ, ऐसा हो सकता है। सर, डील को लेकर बातचीत कहां तक पहुंची? वो जो 1 पेज का मेमोरेंडम था, जिस मेमोरेंडम पर बात हुई थी, उसमें एक बात फिर टूट गई, क्योंकि उस मेमोरेंडम में अमेरिका की तरफ से ये बात जोड़ दी गई थी कि ईरान इस बात पर तैयार है कि वो अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट कार्यक्रम को, यूरेनियम एनरिचमेंट कार्यक्रम को रोक देगा। ईरान ने अभी कोई कमिटमेंट नहीं दिया कि वो टेम्परेरली भी इसको रोकने की बात करेगा। और यही वो बिंदु था जो कल शाम आया, रात आया भारतीय समय के अनुसार। और उसके 2 घंटे बाद ही ये जो हमको थोड़ा बहुत हमले दिखाई दिए और फारस की खाड़ी में, वो हमें दिखाई दिए। तो अभी कोई फॉर्मल कमिटमेंट अब ईरान की तरफ से न्यूक्लियर पर नहीं आया है। पर एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प बात यह है कि पूरी इन चर्चाओं में से अगर आप पूरा घटनाक्रम देखें, कि जो हमारे रेगुलर दर्शक हैं वो हमें पहले दिन से इसको फॉलो करते हुए देख रहे हैं, होर्मुज धीरे धीरे पीछे खिसक गई है और फिर घूमकर बातचीत अब ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम पर आकर टिक गई है। तो ईरान ने इसे घुमाकर उस बिंदु पर लाने की कोशिश की है जहां वो समझौता कर सकता है, जहां उसके पास यील्ड करने का स्पेस मौजूद है। तो ऐसा माना जा रहा है, एक पक्ष का यह मानना है कि थोड़ा और दबाव बनाने के बाद ईरान शायद अपनी तरफ से न्यूक्लियर कार्यक्रम को रोकने पर या उसमें कोई बदलाव करने पर सहमति दे सकता है। और उसके साथ ये जो युद्ध विराम है इसको 30 दिन के लिए या 1 महीने या 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमति बन सकती है। एक जो महत्वपूर्ण बात अमेरिका की तरफ से स्पष्ट होकर आने वाली थी वो भी नहीं हुई। वो शायद लेन देन की प्रक्रिया में है कि ईरान का मानना था कि वो आगे तब बढ़ेगा जब उसके जितने फंड्स पूरी दुनिया में सैंक्शन किए गए हैं, उसके ऊपर जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, उन्हें हटा दिया जाए। इसको लेकर अमेरिकी सरकार थोड़ा असमंजस में है, क्योंकि ईरान पर ट्रस्ट करना मुश्किल है। तो वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो दोनों तरफ से अभी अपनी भूमिका निभा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच अभी कोई डील घोषित नहीं हुई है, लेकिन ईरान ने होर्मुज पर अपना कंट्रोल बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान ने होर्मुज में शिपिंग को मैनेज करने के लिए दूसरे देशों के जहाजों से टैक्स वसूली के लिए एक सरकारी एजेंसी का गठन कर दिया है। युद्ध में ईरान ने होर्मुज को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है और अब वह उसके ऊपर अपना कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहता है। सर, ये एजेंसी कैसे काम करेगी? होर्मुज के ट्रैफिक पर क्या असर होगा इसका? देखिए, ये एक तरफ संधि की बातचीत, जब मैंने आपसे कहा कि होर्मुज को ईरान इस चर्चा से बाहर निकाल लाया, और निकाल ही नहीं लाया बल्कि इजिप्ट वाला जो मॉडल था, जो स्वेज के लिए जिस तरीके की कंपनी बनी थी, उस पर इजिप्ट ने बाद में कब्जा किया था। कंपनी तो यूरोप के देशों ने बनाई थी। उसी मॉडल पर एक पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी गठित कर दी गई है। हम आपको बताते रहे हैं पहले कि जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं, जो स्टेट हैं, जो जल संधियां हैं, उन जल संधियों पर यूनाइटेड नेशंस का एक कानून लागू होता है जिस पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है।
ईरान ने कभी इस संधि को रेटिफाई नहीं किया था, इसे स्वीकार नहीं किया था। तो ये जो नई एजेंसी बनाई गई है पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी या पर्शियन गल्फ अथॉरिटी जो इसे कहा जा रहा है, ये सरकार की एजेंसी है जिसको ईरान के सुरक्षा व्यवस्था के तहत यानी इनडायरेक्टली आप माने IRGC के तहत इसे बनाया गया है। इसको ये ऑथराइज किया गया है इसके दस्तावेज के तहत कि ये यहां से गुजरने वाले कॉमर्शियल वेसल से टैक्स वसूलेगी। तो देखिए, एक होर्मुज पर पहले टोल लगाया, फिर उस टोल पर तमाम प्रतिरोध के बाद उसे कायम रखा, फिर होर्मुज को वार्ताओं का प्रमुख हिस्सा बनाया ईरान ने, और अब आधिकारिक रूप से इसे इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, यानी एक संस्थागत रूप दे दिया। एक कंपनी, एक संस्था बना दी गई, सरकारी संस्था बना दी गई। इसके फंक्शंस, इसके पावर डिफाइन किए गए हैं। ये टैक्स वसूलेगी, नियम तय करेगी, ट्रांजिट परमिट देगी, किस जहाज पर कितना टैक्स लगाया जाएगा, कौन से देश होंगे, उनको क्या क्या सूचनाएं देनी पड़ेंगी। गुजरने से पहले जो आमतौर पर ऐसा होता है कि आपको शिपिंग कंपनियों को सूचनाएं देनी पड़ती हैं, वो सारी सूचनाएं देनी पड़ेंगी। और इसे पॉलिटिकल फ्रेमिंग में एक स्पेशल रिजीम के तरह इसका ईरान ने कहा है अंदर कि अपने स्टेट ऑफ होर्मुज के लिए ये एक स्पेशल रिजीम बना रहा है, और इसके साथ होर्मुज को एक स्पेशल एसेट का दर्जा दिया गया है। यही वो सबसे बड़ा घटनाक्रम है जहां से जब ये जंग वापस लौटेगी और युद्ध खत्म होगा, तब तक बहुत मुश्किल होगा अमेरिका के लिए ये तय कर पाना कि वो होर्मुज का पूरा नियंत्रण ईरान को दे दे। लेकिन यहां से 20% दुनिया का 20% तेल और गैस निकलता है। ईरान की पूरी तैयारी है कि वो होर्मुज को इस जंग में हासिल करके इसे छोड़ने को के पक्ष में नहीं दिख रहा है। तो ये अथॉरिटी अपने आप में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कदम है, सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है आज का। सर, दो छोटे छोटे सवाल और मन में आए आपकी बात सुन के। एक तो वो यूएस के ब्लॉकेड का क्या होगा, वो हट गया है, इस अथॉरिटी के साथ चलेगा नहीं चलेगा, क्या कैसे? और दूसरा सर, एक स्थिति ये जानना चाहेंगे कि जब ये सब युद्ध शुरू नहीं हुआ था, तब क्या होर्मुज पर ईरान का इतना प्रभाव नहीं था जो अब उतना ज्यादा और बढ़ जाएगा? पहले दूसरा सवाल पहले लेते हैं। होर्मुज पहले लगभग किसी और भी स्टेट के तहत था, जैसे दुनिया के बाकी भी स्टेट है, जैसे मलक्का है, बसफोरस है या जिब्राल्टर है या अन्य दुनिया के जो जल संधियां हैं वो यूनाइटेड नेशंस के कानून के तहत आते हैं। उनमें सबका रास्ता होता है, सब उसमें निकलते हैं। कोई भी एक देश वहां टोल नाका नहीं लगा सकता कि अपने लिए वो टैक्स वसूलना शुरू कर दे। तो जितने भी नेचुरल स्टेट हैं वो सामूहिक रूप से पूरी दुनिया की संपत्ति और रास्ते माने जाते हैं। वहां कोई सुविधा, कोई जानकारी, कोई चीजें दी जाती हैं तो जो आसपास के देश हैं वो उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। हाँ, अगर होर्मुज के पास किसी बंदरगाह पर कोई जहाज लंगर डालता है तो ईरान उसकी फीस वसूल करता है। परिस्थिति होर्मुज के बाद यह बदली कि ईरान ने इस पर कंट्रोल कर लिया और पहली बार कोई नेचुरल स्टेट पर नियंत्रण की प्रक्रिया शुरू कर दी ईरान ने इस युद्ध के साथ। लगभग ऐसी ही कोशिश इससे पहले कुछ और जगह भी हुई थी, पर वो उतनी सफल नहीं हुई, इतनी मजबूत नहीं हुई, लेकिन ईरान ने इसे स्थापित कर दिया। अब अमेरिका का जो प्रोजेक्ट फ्रीडम था वो 2-3 दिन चलने के बाद वापस आ गया। कल यह माना जा रहा है कि उसी प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत कोशिश हुई थी एक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को होर्मुज में घुसाने की और उस पर ईरान ने हमला कर दिया। यानी ईरान पूरी ताकत से होर्मुज में किसी को आने नहीं दे रहा है। फिर प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोका गया। कल का घटनाक्रम में माना जा रहा है कि फ्लैश पॉइंट की तरफ ले जा सकता था तो उसे रोक दिया गया। ब्लॉकेड बना भी हुआ है, नहीं भी बना हुआ है, क्योंकि सेंटकॉम ने कहा है कि जो निष्पक्ष देशों के जहाज हैं वो गुजर सकते हैं, लेकिन होर्मुज के उस पार जो जहाज फंसे हुए हैं उनको ईरान अपनी शर्तों पर ही निकलने दे रहा है। जैसा हम आपको बताते भी रहे हैं कि होर्मुज के पास एक छोटा और रास्ता है, पतला रास्ता है खर्क के पास का, जहां से एक अलग से चैनल ईरान ने क्रिएट किया है। वो चैनल दरअसल ईरान के अपने इंटरनेशनल वाटर्स की सीमा के तहत आता है। समुद्र में हर देश की एक अपनी सीमा होती है और उसके बाद का समुद्र सबका समुद्र होता है। तो अब जो होर्मुज के मुख्य हिस्से को ईरान ने अपनी बोट से अपने मिसाइल के हमलों की ताकत से रोक रखा है और अपने सीमा के पास का, अपनी समुद्री सीमा के भीतर के चैनल को खोला है और वहीं ये टोल लगाया गया है। आने वाले दिनों में माना जा रहा है कि ईरान इस चैनल को और ज्यादा डेवलप करेगा और यहीं से जहाजों को गुजरने की इजाजत दी जाएगी। परिस्थिति क्या बनती है क्योंकि किसी को पता नहीं है, दुनिया के देश नक्शे पर बैठेंगे तभी डिसाइड करेंगे। खतरा यह है कि
ईरान की अगर ये पूरी कोशिश स्थापित हो गई जो होती दिख रही है, 40 से 50% स्थापित होती दिख रही है, तो फिर ये पूरी दुनिया भर के स्टेट्स के लिए मॉडल बन जाएगा। जो लोग इसके बारे में और जानना चाहते हैं, हमने एक विस्तृत अर्थम इस पर किया था और आपको लगभग 1 महीने पहले बताया था मार्च में कि ये परिस्थिति आएगी जब दुनिया की जल संधियों पर आसपास के देश अपना कब्जा करना शुरू कर देंगे और ये ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड का सबसे बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि इसके बाद रिस्क प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनियों के नजरिए बदलेंगे। अगर आप देखना चाहें कि कौन सी स्टेट है, वहां कौन कब्जा कर सकता है, किसके पास कितना कितना अधिकार है, कितना कितना सामान, कितना परिवहन उन स्टेट से, उन जल संधियों से होता है, तो उस अर्थम को आप जरूर देखें। उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। बिल्कुल, तो आप इस अर्थम को भी जरूर देखें और यहां भी स्थिति को स्पष्ट समझें कि पहले सबका था, अब वो ईरान का हो जाएगा, ईरान उस पर कब्जा कर लेगा। ऐसी स्थिति फिलहाल बनती दिख रही है। 40 से 50% इस ओर ईरान बढ़ भी चुका है, जैसा अंशुमान जी की बात से पता चला। कच्चे तेल में एक बार फिर से इनसाइडर ट्रेडिंग की आशंका जताई जा रही है। बुधवार को जब अमेरिका और ईरान के बीच डील से जुड़ी खबर सार्वजनिक हुई, उस समय कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली, लेकिन खबर उससे बड़ी यह थी कि सार्वजनिक होने से करीब 1 घंटा पहले कच्चे तेल में $920 मिलियन की शॉर्ट पोजीशन दर्ज की गई थी। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच ये तीसरा ऐसा मौका है जब इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़ी खबर सामने आ रही है। सर, ये कैसे हुई इनसाइडर ट्रेडिंग? कि ये इसका एक घटनाक्रम हम पहले आपको बता चुके हैं। ये जो घटना है, जो ताजी आंकड़े हमारे पास आए हैं, उनको करीब से देखना जरूरी है। 4 ऐसे अलग अलग क्लस्टर रहे हैं 23 मार्च से लेकर और 21 अप्रैल के बीच में, जब युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ घोषणा की है और उससे पहले ऑयल मार्केट में बड़ी डील्स हुई हैं, बोथ साइड से, शॉर्ट से भी और लॉन्ग से भी। $7 बिलियन के आसपास की शॉर्ट साइड बेट एनालिसिस में निकाली है, राइटर्स की स्पेशल एनालिसिस है। तारीखें कौन सी थी? 23 मार्च, 7 अप्रैल, 17 अप्रैल और 21 अप्रैल। ये डील्स अमेरिकी और ईरान वार पर डोनाल्ड ट्रंप की घोषणाओं के मिनट्स से पहले हुई हैं। घोषणाएं क्या थी? स्ट्राइक में कभी डिले था, कभी सीज फायर था, कभी होर्मुज की रीओपनिंग की बात थी और कभी सीज फायर के एक्सटेंशन का था। ध्यान से देखिए, ये सारी की सारी घोषणाएं युद्ध बंद होने की तरफ थी और वहीं कच्चे तेल की कीमतों को तोड़ने के लिए ये शॉर्ट करने की बेट लगाई गई। तो जब हम लोग आपसे बात करते हैं, बताते हैं कार्यक्रम में या बोनस में देखते हैं कि अचानक कच्चा तेल इतना नीचे गिर गया तुरंत और उसके बाद कोई घोषणा आई, तो हम उसके तार नहीं पकड़ पाते। इन सारे तारीखों में 23 मार्च, 7 अप्रैल, 17 अप्रैल और 21 अप्रैल को तेल की कीमतों में 10 से 15% की गिरावट देखी गई। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ के प्रॉफिट ट्रेडर्स को मिले, जो कि माना जा रहा है $7 बिलियन के आसपास हो सकते हैं, जैसे आंकड़े बता रहे हैं। हालांकि अब जाकर अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने और जो CFTC है जो अमेरिका के का रेगुलेटर है, उसने कुछ ट्रेड्स की जांच करने की भी तैयारी की है। ये सौदे ICE पर और CME पर हुए और इसमें केवल ब्रेंट ही नहीं था, इसमें ब्रेंट था, WTI था, गैसोलीन था और डीजल के फ्यूचर्स थे। यानी पूरी बास्केट, जो एनर्जी की बास्केट है, हाइड्रोकार्बन एनर्जी की बास्केट है, उस पर ये शॉर्ट किया गया था। और कैसे हुआ ये सब, राजनीतिक रूप से इसके पीछे कौन थे, ये तो हमें शायद कभी ना पता चले, जांच कब पता चले, लेकिन हाँ, ये क्यों हो रहा है, बार बार कैसे हो रहा है, यहाँ फिर संयोग से मुझे आपको एक और अर्थम की याद दिलानी पड़ेगी। हम अपने पिछले सप्ताह ये आपको बताया था कि जितने भी ट्रेडर हैं वो सिर्फ मोहरे हैं। हम इससे पहले तक बाजार में इनसाइडर ट्रेडिंग देखते थे कंपनियों के फैसलों पर, कि कंपनियों का कोई फैसला पहले जान लेता था, कोई डायरेक्टर सूचना लीक कर देता था। यहाँ तो अब राजनीतिक फैसलों पर, ग्लोबल कूटनीति के फैसलों पर बाजार में इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है और यह बेहद जटिल और बेहद परेशान करने वाला तथ्य है कि सामान्य निवेशकों को इसके बारे में कुछ पता नहीं। अर्थम में देखिए, हमने पूरे विस्तार से आपको बताया था कितने तरीके से होते हैं और कौन से घटनाक्रम पिछले 2 साल में ऐसे हुए हैं जो आप भूल गए, लेकिन वास्तव में कुछ लोगों को पता था और उन्होंने इससे बड़ी कमाई की, दोनों तरफ से, बेचकर भी और खरीद कर भी। चलिए, तो ये था हमारा आज का बोनस पॉइंट। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्रतिक्रियाएं, सवाल, सुझाव भेजिए और बेहतर करेंगे। परिवार बड़ा हो गया है तो ये पूरी उम्मीद है कि आप सवाल, सुझाव आएंगे। इस शो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, जिससे परिवार और बढ़ता रहे, फले फूले। फिलहाल आज के लिए दीजिए इजाज़त। चलते चलते आपको अर्थम के बारे में और बता देते हैं, क्योंकि अब से कुछ मिनट में आप उसको देख सकते हैं, मोबाइल ऐप पर देख सकते हैं और अगर आप प्रीमियम परिवार का हिस्सा हैं तो वहाँ देख सकते हैं। सर, इस बार अर्थम में आप क्या खास लेकर आ रहे हैं?
शुभम, इस बार कई लोगों ने जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो मुझसे ये सवाल पूछा कि आखिर ऐसा क्या हो गया बाजार को। बीजेपी अपनी राजनीतिक शिखर की तरफ बढ़ रही है और भारतीय शेयर बाजार इस दशक की सबसे लंबी थकान झेल रहा है। 2024 के बाद भारतीय बाजार का जो राजनीतिक संतुलन था वो कैसे कैसे बिगड़ गया। अगर भारतीय जनता पार्टी को आप एक ब्लू चिप स्टॉक मान लें तो वो स्टॉक अपनी चमक बाजार की रोशनी में क्यों खो रहा है। बीजेपी की जीत पर कोई दांव, उतने बड़े दांव क्यों नहीं लगते। 2024 के पहले विधानसभा चुनावों के बाद बाजार कैसे बढ़ते थे और 2024 के बाद उनके नतीजों के बाद बाजार में क्या हुआ, क्या बदल गया पिछले 22 महीनों में, कैसे भारतीय बाजार की पूरी तस्वीर बदल गई। अगर आप आर्थिक विकास के आंकड़े और बीजेपी की राजनीतिक जीत के आंकड़े देखें तो वो आपको बिल्कुल दूसरी तस्वीर बताते हैं और बाजार के भीतर $40 बिलियन के आसपास विदेशी निवेशक निकाल ले जाते हैं। दुनिया के लगभग हर बड़े ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड ने भारत को अंडरवेट कर दिया पिछले 22 महीनों के दौरान। ये क्या उलटबाजी है, क्या पहेली है कि जो बीजेपी का प्रीमियम, जिसको आप बीजेपी प्रीमियम कहते थे, मोदी प्रीमियम कहते थे, जो 2014 से 2024 के दौरान भारत को सबसे तेज स्टॉक मार्केट की ग्रोथ लेकर गया, सबसे बड़ी कंपाउंडिंग थी, ऑलमोस्ट 12-13% के आसपास 213। अगर आप 2014 के इस तरह से देखें तो बाजार की तो बिल्कुल ही अप्रत्याशित ऊंचाई थी। वो सब कहां चला गया पिछले 22 महीनों में? क्या क्या बदल गया 22 महीनों में कि हर विधानसभा चुनाव के बाद बाजार में कोई उत्साह नहीं दिखता, जबकि बीजेपी अपने राजनीतिक शिखर पर बढ़ रही है और पूरे देश में अलग अलग राज्यों में शासन कर रही है। इसे समझने की कोशिश करिए। शायद बाजार को आपने इस तरह से आंकड़ों की रोशनी में नहीं देखा होगा। हम एक एक आंकड़ा आपको खोलकर इस बार के अर्थम में बताएंगे। जरूर देखिए अर्थम और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि क्या हुआ है बाजार को कि एक तरफ जीत है, दूसरी तरफ हार है। बिल्कुल, एक तरफ जीत है, दूसरी तरफ हार है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक समय था बाजार में जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बड़ा फैक्टर माना जाता था। अब अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो बाजार पर उसका असर क्यों नहीं दिख रहा है? क्या दूसरे कारक ज्यादा हावी हो रहे हैं बाजार पर? विस्तार से समझेंगे, जानेंगे इस अर्थम को। आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।